हेलो दोस्तों, ललित 05 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है। उसके लिए दोस्तों साइंस महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इस क्लास में दोस्तों 38% आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आप देख सकते हो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न है ये, जो कि एग्जाम में आपको सीधे मिलेंगे। आपका बहुत कीमती समय है। कीमती समय को ध्यान में रखते हुए ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 1 है। मनुष्य में वक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी कि किडनी का जो एक भाग है वो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्सर्जन से ये संबंधित है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, जल का वहन करता है, ये जल के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर था। प्रश्न नंबर आपका 3 है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी पोषण के लिए स्वपोषी कौन से पौधे होते हैं? तो हरे पौधे होते हैं दोस्तों। तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन कर रहा है। इसके लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो ये क्रिया जो संपन्न होती है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्योंकि यहाँ पर पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। आप इसको देख सकते हो, एग्जाम में कई बार ये पूछा भी गया है। यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि पाइरूवेट का आगे का विखंडन विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न तरीक़ों से होता है। अवायवीय श्वसन, आप इसको देखिए पहले। अवायवीय श्वसन, यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। प्रश्न बनता है कि अवायवीय श्वसन किसकी अनुपस्थिति में होती है? तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन। उदाहरण के लिए ईस्ट में किण्वन के दौरान इस स्थिति में पाइरूवेट एथेनॉल तथा CO2 में परिवर्तित होता है, बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन में पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। फलस्वरूप CO2 के 3 अणु तथा जल उत्पन्न होता है। वायवीय श्वसन में मुक्त ऊर्जा अवायवीय श्वसन की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा मुक्त होती है वो बहुत अधिक होती है, अर्थात अवायवीय श्वसन की तुलना में। ठीक है, दोनों फैक्ट याद रखने हैं। आ जाइए नीचे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन की कमी, कभी कभी खासकर अत्यधिक व्यायाम के दौरान जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब मांसपेशियों में पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल 3 कार्बन अणु यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के बनने से ऐंठन मरोड़ हो जाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि मांसपेशियों में ऐंठन जो मरोड़ होती है वो किस अम्ल की वजह से होती है? तो इसका नाम है लैक्टिक अम्ल। अब यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कराया आपको। यहाँ पर ये पाइरूवेट विखंडन वाला, इससे जो प्रश्न हर साल बनते हैं ग्रुप डी में और भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आप यहाँ पर इसको जरूर समझिएगा। ग्लूकोज 6 कार्बन अणु कोशिका और द्रव्य की उपस्थिति में पाइरूवेट 3 कार्बन अणु प्लस ऊर्जा, यहाँ पर आप देख सकते हो। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ईस्ट में, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या आपको मिलने वाला है? एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस CO2 प्लस ऊर्जा 2 कार्बन अणु। ठीक है, यदि पूछेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यहाँ पर अभी आप क्वेश्चन में पूछा गया था CO2 प्लस ऊर्जा प्लस जल जो है आपको उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पर पाइरूवेट से पूछी जाएगी। कंप्लीट रिएक्शन आपको याद कर लेनी है। ग्लूकोज फिर पाइरूवेट, यहाँ पर 6 कार्बन अणु है, यहाँ पर 3 कार्बन अणु है, फिर अपर्याप्त O2, पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा 3 कार्बन अणु मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यह आप इसको अध्ययन कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम आगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे हैं ही। रेनिन का स्त्राव कहाँ से होता है? तो रेनिन का स्त्राव दोस्तों अमाशय से होता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। कौन से एंजाइम प्रोटीन पाचक हैं? तो दोस्तों कौन से एंजाइम प्रोटीन पाचक होते हैं? तो ट्रिप्सिन, पेप्सिन,
एरिप्सिन। देखिए मैंने यहाँ पर निशान भी लगा रखे हैं दोस्तों, इसीलिए ताकि समय वेस्ट ना हो और केवल हमारा आंसर पर ही फोकस रहे और एग्जाम में आए तो क्वेश्चन हम आसानी से लगा सकें। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लगाते हैं। स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो स्तनधारियों की लार में दोस्तों टोलिन नामक एंजाइम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पहला ही विकल्प। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं कर्मा कुंचन। याद कर लीजिए, राइट होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। एमाइलेज एंजाइम किस पर क्रिया करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लवण। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट पर। पहला विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट पर आते हैं। स्फिग्मोमेनोमीटर से मापते हैं, तो इससे मापा जाता है रुधिर का दाब। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। त्रिवलन कपाट के बीच में होता है। जो त्रिवलन कपाट होता है ये किस किसके बीच में होता है? प्रश्न बनता है तो दाहिना नीले और दाहिना आलिंद। ठीक है, राइट होगा तीसरा विकल्प। आप क्वेश्चन को बस देखते हुए चलिए ध्यान से दोस्तों, जब एग्जाम में आएगा तो आसानी से आप कवर कर लोगे। लसिका रुधिर से किस प्रकार भिन्न होता है? लसिका रुधिर से किस प्रकार भिन्न होता है? तो दोस्तों इसमें आरबीसी का अभाव होता है, यानी कि लसिका में दोस्तों आरबीसी का अभाव देखने को मिलता है, जबकि लसिका में दोस्तों डब्ल्यूबीसी मौजूद होता है। इस चीज़ को याद कर लेना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समस्त पौधों में, ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, समस्त जीवों में नहीं होती है, समस्त हरे पौधों में। तो समस्त पौधे लिखा है, इसको आंसर नहीं टिक करना है, इसको टिक करना है। समस्त हरे पौधों में ही दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए चौथे विकल्प में सब कुछ यहाँ पर फर्स्ट सेकंड दोनों में लिखा हुआ है, जो कि आपका गलत है। प्रश्न नंबर आपका 10 है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण जो दोस्तों पत्तियों में होता है। ऑप्शन यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर है। जल का संवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। यहाँ पर आपको पहला विकल्प ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। वाष्पो उत्सर्जन का महत्व। पौधों के वायवीय भागों तक जल पहुँचना, क्या ये राइट आंसर है? आप जरा देखिए यहाँ पर। तो बिल्कुल दोस्तों यही राइट आंसर रहेगा। वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पौधों के भागों से होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 लगाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन मिलती है, तो ये जल से मिलती है। जल से ही दोस्तों हमको ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। तो सेकंड विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। कार्बन स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है। कार्बन स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है, तो राइट आंसर होगा क्लोरोफिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है। तो दोस्तों ये एक अच्छा रिवीजन हो रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर आपका 15 है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप निम्नलिखित खाद्य बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपको क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज को ही मंड कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर थर्ड राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। पादप निम्नलिखित प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। पादप यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं, हरे पौधे जो होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही वायु को शुद्ध करते हैं, क्योंकि ये क्या लेते हैं? CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। पौधे व वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्रों के द्वारा। पत्तियों पर दोस्तों छोटे छोटे रंध्र बने होते हैं। इन रंध्रों के माध्यम से ही गैसों का जो है आदान प्रदान होता है। रंध्र जो है दोस्तों दिन में खुल जाते हैं, खुले रहते हैं, क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है, और रात को रंध्र बंद रहते हैं। ठीक है, दिन रात में प्रकाश संश्लेषण कम होता है। पत्तियों से भोज्य पदार्थ को पेड़ के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित किया जाता है। भोज्य पदार्थ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जाइलम
तो जल होता है और फ्लोएम जो है भोज्य पदार्थ फ्लोएम द्वारा होता है। तीसरा विकल्प यहाँ पर राइट है। दोनों ही बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो किस में जो है स्थानांतरण देखने को मिलता है, तो ये मिलता है सुक्रोज के रूप में। कितना अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो बड़ा ही विचित्र लगता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। मूल रोमों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण जो होता है वो आयनों के रूप में होता है, अणुओं के रूप में नहीं होता है। इसको टिक नहीं करना है, आयनों के रूप में होता है। इस चीज़ को नोट रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। जाइलम वाहनियाँ बनी होती हैं, किसकी बनी होती है जाइलम वाहनियाँ? तो ये बनी होती है मर्त कोशिकाओं की, ठीक है। मर्त कोशिकाओं की ये बनी हुई होती हैं। यहाँ पर तीसरा विकल्प राइट है। पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुँचता है, तो पानी किसके माध्यम से पहुँचता है? जाइलम के माध्यम से पहुँचता है। दूसरा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर जो है 23 है। शाम के समय वाष्पोषण की दर, मैंने भी बताया है दोस्तों, रात में जो वाष्पोषण की दर कम हो जाती है, तो यहाँ पर पहला विकल्प ही राइट आंसर होगा, कम होती है। दिन में जो है वाष्पोत्सर्जन अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। फूफस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है, तो ये जाता है फेफड़ों में। किस में जाता है? फेफड़ों में जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अंगनाशी रस किसके द्वारा पाचक में सहायक होते हैं? अंगनाशी जो रस होते हैं तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के पाचन में सहायक होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक दोस्तों यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, तभी जा कर के दोस्तों हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाएंगे ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सको और ग्रुप डी एग्ज़ाम निकाल सको। मनुष्य में फोलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग जो होता है वो होता है एनीमिया, ठीक है। दूसरा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। पौधों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया कहलाती है। वायु प्रदूषण कम किसके माध्यम से होता है? ये कह रहा है यहाँ पर श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन। ऐसे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला ही फर्स्ट विकल्प ही राइट होगा, श्वसन के द्वारा। नेक्स्ट, होमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये भूमिका निभाता है उत्सर्जन में नहीं निभाता है, ना पाचन में निभाता है, ना वृद्धि में, तो श्वसन में निभाता है, ठीक है। होमोग्लोबिन के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन जो है फैलती है, जाती है, तो ऑक्सीजन के लिए महत्वपूर्ण है श्वसन, इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, 5, 4, 3, तो 2 द्वार कोशिकाएं जो है देखने को मिलती हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, पनहरित क्लोरोफिल से, इनमें से कोई नहीं। आंसर आप जरूर कीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन दोस्तों जल से जो है उपलब्ध होती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लगाते हैं। स्कर्वी रोग होता है, तो ये सीधा सीधा हम जानते हैं कि विटामिन सी की कमी से ये रोग देखने को मिलता है। विटामिन ए की कमी से आप जानते हो कि रतुंधी रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से, और बेरीबी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है, तो भोजन का कहा है, तो भोजन के लिए आएगा आपका फ्लोएम द्वारा, ठीक है। भोज्य कह दे या भोजन कह दे, बातें की है। क्वेश्चन नंबर 33 है। एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है, एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है कार्बोहाइड्रेट्स पर, तो यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प राइट है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद में दोस्तों हम क्वेश्चन लगाते हैं 34। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। पल्मोनरी शिरा रुधिर लाती है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये रुधिर लाती है बाएं आलिंद से, किसे लाती है? बाएं आलिंद से लाती है। इस वीडियो का दोस्तों 38वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है? तो पित्त रस का निर्माण दोस्तों लीवर में होता है, यकृत यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 37 है। ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? तो इसको याद कर लीजिए, 8 एटीपी अणुओं का लाभ होता है, एडिनो ट्राईफॉस्फेट। और क्वेश्चन नंबर 38 है,
तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, निश्चित ही आपका एग्जाम में बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपका एग्जाम जो है अच्छे लेवल का हो, ऐसी कामना हम करते हैं दोस्तों। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है संतरा। तो यहाँ पर मैंने आपको दोस्तों 38 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कराए हैं, यानी कि 4 में 42 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराए हैं। सेशन तो पसंद आए होगा दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।